हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है और बीच में भी आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन ये होता है कि अपने आप को कनेक्ट करना, मतलब कि अपने कंट्री को, जैसे कि जिसके थ्रू हम क्या कर सके, जैसे कि ट्रेड हो सके, माइग्रेट, लोग एक दूसरे जगह जा सके या सामान गुड्स का फ्लो हो सके, मतलब अपने आप को पूरे वर्ल्ड लेवल से पूरे को कनेक्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि एंशियंट टाइम से ही, बहुत पहले से ही क्या होता था कि जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, वो सब क्या थे, प्राइस्ट जो पूजा कराते हैं, फिर पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री घूमने आते, तो ये सब क्या बहुत दूर दूर जाया आया करते थे और कुछ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते थे। तो ये लोग अपने साथ अगर आते जाते थे तो अपने साथ आएंगे तो फिर पैसे भी ले जाके जाते थे, कुछ वैल्यूज़, नए नए स्किल्स, आइडियाज़ भी वो अपने साथ कैरी करते थे। इवन वो जब भी आते जाते थे तो वो अपने साथ क्या जर्म्स और डिजीज़ भी लेके आ जाते थे, तो डिजीज़ भी फैल जाती थी उससे। और उस टाइम पे जो करेंसी जो यूज करते थे, तो कोई करेंसी, पैसा तो था नहीं था, तो उस टाइम में कौरी यूज करते थे। कौरी क्या होता है, जो सी सेल्स होता है, समुद्र में जो मिलते हैं सी सेल्स, तो उसी को ये करेंसी के फॉर्म में यूज करते थे उस टाइम। नेक्स्ट अगला टॉपिक है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट क्या होता कि इसके थ्रू बस आप बोल सकते हो गुड्स का कैरी होता था, एक तरह का जो रास्ता बोल सकते हो जिसके थ्रू ट्रेड होता था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, द सिल्क रूट्स पॉइंट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ, इसको ऑप्शन में आ सकता है, वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। तो सिल्क रूट को ये भी बोल सकते हैं वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो शिप्स वगैरह इधर से आती थी। और सिल्क रूट क्या करता था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को जोड़ता था, जैसे लिखा हुआ है कनेक्टिंग टुगेदर, मतलब जोड़ता था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया को, यूरोप को, नॉर्थ अफ्रीका को, मतलब इसके थ्रू ट्रेड होते थे। और सिल्क रूट से क्या होता था कि अलग अलग चीज़ें, सामान मंगाई जाती थी और भेजे भी जाते थे। जैसे कि इंडिया से क्या होता, मेनली मसाला वगैरह भेजा जाता था, और चाइनीज़ पोट्री, बर्तन थे चाइनीज़ पोट्री। और इंडिया से दो चीज़ मेनली जाते थे, जो टेक्सटाइल्स, जो कपड़े का जो था, और मसाले जो था इंडिया से भेजे जाते थे। उसके रिटर्न में वहाँ से क्या आता था, हमें दूसरी जगह से हम क्या मंगाते थे, तो गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशियन कंट्रीज़ में गोल्ड और सिल्वर आता था। इस सिल्क रूट से ना ही सिर्फ गुड्स का ही एक्सचेंज होता था, इसके अलावा भी क्या होता था कि जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज़, वो लोग जो घूमने आते हैं, क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ वो लोग, उसके अलावा जो मुस्लिम प्रीचर्स जो होते हैं, जो टीचिंग वगैरह करते हैं, जो मुस्लिम प्रीचर्स, तो वो लोग भी इसमें आते थे। फिर बुद्धिस्ट मॉन्क है, तो वो लोग भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप और इधर आया जाया करते थे इस सिल्क रूट्स के थ्रू। अगला टॉपिक है फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। अब ये लोग आते जाते थे तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाना भी लेके चले जाते थे, कहीं दूर दूर दूसरे कंट्रीज़ में भी लेके चले जाते थे, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ फूड ले जाते थे। तो इसलिए माना जाता है ऐसा कि जो नूडल्स है वो कहाँ से आया है, चाइना से आया हुआ है। देखिए, इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहाँ से आया है, चाइना से। और उसको किस नाम से जाना जाता है, फिर स्पेगेटी, वहाँ जाके उसका कुछ और नाम रख दिए, तो वहाँ जाके उसको क्या मान दिए, स्पेगेटी। वैसे ही जो अरब ट्रेडर्स जो आए थे, तो वो अपने साथ, जो अरब ट्रेडर्स आए थे, तो वो पास्ता को लेके चले गए थे, और सिसली जो एक आइलैंड है इटली में, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फूड्स का अलग अलग जगह पे कुछ और नाम रख देते थे, वो लोग अपने साथ लेके चले जाते थे। वैसे ही जैसे कि बहुत सारे जो कॉमन फूड्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, मेनी आवर कॉमन फूड, जैसे कि पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट, मेज, टोमेटो, चिलीज़, स्वीट पोटैटोज़, ये सब के बारे में हमें पता भी नहीं था। लेकिन एक पर्सन थे जिनका नाम क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था कि एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड कर दिया था इन्होंने अमेरिका को। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, और इन्होंने ही ये सब फूड्स को भी डिस्कवर किया था, जैसे कि पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो, ये सब फूड्स को भी इन्होंने ही डिस्कवर्ड कर दिया था। तो ये फूड्स मतलब यूरोपियन कंट्री में डिस्कवर हुआ, साथ के साथ एशियन कंट्रीज़ में भी ये लोग यूज़ करने लग गए ये सब फूड्स को। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, इस फूड पे लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि पोटैटो, मतलब कि पोटैटो पे इतना ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो गए थे कि वही वही उसी की खेती ही करते थे वो लोग वहाँ पे। तो
यूरोप के अंदर में एक जगह है जिसको कि आयरलैंड है। तो वहाँ के जो किसान थे वो सब बहुत ज़्यादा इस पे हाईली डिपेंडेंट थे पोटैटो पर, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गया कि फसल का एक बार नुकसान हो गया पोटैटो का। तो पोटैटो के नुकसान होने के कारण से बहुत सारे लोग वहाँ पे भूख से मारे गए। यहाँ पे देखिए हम लिखा हुआ लास्ट लाइन, मिड 1840s में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डाइड ऑफ स्टारवेशन। भूखमरी से क्या हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि वो सिर्फ पोटैटो की ही खेती करने लग गए थे और पोटैटो का फसल नुकसान हो गया तो पूरे के पूरे किसान और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है तो ये फिगर देख लीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि एक बच्चा है, ये पोटैटो खेतों में चुन रहा है, मतलब कि खोज रहा है कि कोई पोटैटो, जैसे कि खेती होता है उसके बाद पोटैटो कहीं छूट गया मिट्टी में, तो वो यहाँ पे वो क्या देख रहा है, देखिए लिखा हुआ है हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटोज इन द फील्ड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड। जो खेत ऑलरेडी हार्वेस्ट हो गया है तो उसमें ये बच्चा खोज रहा है कि कोई पोटैटो अगर कहीं यहाँ छूट गया होगा तो उसे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इसको फेमाइन बोलते हैं। 1845 से 1849 के अराउंड देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स 10 lakh people died of starvation in Ireland and double the number immigrated in search of work। और बहुत सारे लोग आयरलैंड में मारे गए और बहुत सारे लोग क्या हो गए, दूसरी जगह पे माइग्रेट कर गए काम की तलाश में। नेक्स्ट अगला है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तो इसमें क्या है कि जैसे कि यूरोपियन सेलर्स थे तो उन्होंने क्या हुआ, सी रूट टू एशिया को तो खोज ही लिया था और इसके अलावा उन्होंने अमेरिका वगैरह का भी सी रूट्स को भी डिस्कवर्ड कर लिया था। अब यूरोपियंस क्या था कि जो अमेरिका था तो वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा वास्ट रिसोर्स था, मतलब आप बोल सकते हो कि वहाँ पे मिनरल्स, लैंड भी बहुत ज़्यादा था अमेरिका में। और तो इन लोग के मन में लालच आ गया, किसके बीच मन में, यूरोपियंस के मन में लालच आ गया और ये लोग चाहते थे कि हम अमेरिका के कुछ चीज़ों पे फिर कब्जा करें, मतलब उसको बोलते हैं कोलोनियलिज्म, मतलब वहाँ पे ये कब्जा करना चाहते थे। और इसमें क्या है कि अमेरिका वो बहुत दिन से कट ऑफ था रेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से, मतलब अमेरिका के लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक थी क्योंकि वो लोग बहुत रेस्ट ऑफ पार्ट से बहुत दिन से वो कट ऑफ था। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है कि हमें ऐसा मानना था जैसे कि वहाँ पे एक एल डोरेडो नाम की जगह है जिसको क्या बोलते हैं, फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है एल डोरेडो, इसको फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि प्रीसियस मेटल्स पार्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिका इनहांस यूरोप वेल्थ एंड फाइनेंस ट्रेड इन एशिया। लीजेंड्स स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप एंड साउथ अमेरिका फेबल्ड वेल्थ। और बहुत सारे जो एक्सपेडिशंस थे, जिस यही लोगों की मानना था कि एल डोरेडो जो क्या था, एक फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड भी है। तो ये सब को देखते हुए जो यूरोपियंस के मन में क्या लालच था कि हम अमेरिका के ऊपर फिर अपना कब्जा करें। तो ये लोग क्या किए, जैसे कि जो पोर्टुगीज़ और स्पेनिश लोग जो थे वो सोचे कि हम कब्जा करेंगे, तो इन्होंने कोई सुपीरियर फायर पावर का यूज नहीं किया। इन्होंने जो स्पेनिश और पोर्टुगीज़ लोग ने वेपन के तौर पे क्या यूज़ किया, इन्होंने वायरस का यूज़ किया। कौन से, स्मॉल पॉक्स वायरस का इन्होंने यूज़ किया एक वेपन के तौर पे। और स्मॉल पॉक्स जो वायरस था वो एक डेडली किलर, बहुत ही खतरनाक डेडली किलर के रूप में साबित हुआ। और यूरोपियंस लोग वहाँ पहुँचे तो एक कम्युनिटी को ही साफ कर दिया पूरा, मतलब उन लोग बहुत लोग मारे गए वहाँ पे अमेरिकन लोग। 19th सेंचुरी तक गरीबी और जो भूखमरी जो वहाँ यूरोप में भी बहुत ज़्यादा था और सिटीज़ जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, मतलब डेडली डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैल रहा था। और जो लोग भी यूरोप के अंदर में डिसेंटर, मतलब ये क्या होता है डाइसेंटर्स, मतलब वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे यूरोप के अंदर में। देखिए लिखा हुआ है रिलीजियस डाइसेंटर्स, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर पर्सन मना कर देता है कि हम पुराने जो प्रैक्टिस है या बिलीफ है उनको नहीं मानता था यूरोपियंस, तो उनको मार दिया जाता था यूरोप के अंदर में। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि सिटीज़ वेयर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज वेयर वाइड स्प्रेड। और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते थे, मतलब धर्म के नाम पे झगड़े लड़ाई वहाँ पे यूरोप के अंदर में भी होते रहते थे। और जो लोग पुराने बिलीफ वगैरह को नहीं मानते थे तो उनको मार दिए जाते थे। इसलिए बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग क्या हो गए, यूरोप को छोड़ के कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए। और इवन जो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे वो लोग भी मतलब यूरोपियंस लोग क्या कर रहे थे, जैसे प्लांटेशन वर्कर्स को कैप्चर कर रहे थे और उनसे वो लोग क्या कराते थे, अफ्रीका के अंदर में कॉटन और इन सब चीज़ खेती कराते थे। उनको स्लेव्स बोला जाता था जो अफ्रीकन्स लोग थे।
और अफ्रीकन्स लोग किनके लिए मतलब कि काम करते थे, यूरोपियंस के लोग, जैसे कॉटन, शुगर, ये सब यूरोपियन मार्केट्स के लिए ग्रो करते थे। और उस टाइम में जैसे 18 सेंचुरी तक जो चाइना था, और चाइना और इंडिया क्या था, रिचेस्ट कंट्री था उस टाइम। और लेकिन 15 सेंचुरी जो चाइना ने था, उन्होंने क्या किया कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया ओवरसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपने आप को आइसोलेशन में चला गया और चाइना ने रिड्यूस कर दिया अपना रोल। तो चाइना के पीछे हटने के बाद से फिर क्या हो गया कि जो अमेरिका और यूरोप, इन सब का मतलब ट्रेडिंग होने लगा, और यूरोप क्या हो गया, एक मेन सेंटर हो गया किसका, वर्ल्ड ट्रेड का। अब ये फिगर है, फिगर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये फिगर क्या दिखा रहा है इसमें, जैसे कि देखिए इसमें जो फिगर दिखा रहा है यूरोप, ये सब स्लेब्स हैं, मतलब जो स्लेब्स होते हैं उनसे ये लोग काम कराते हैं, मतलब कि जिसको बोलते हैं बंधुआ मजदूर, या मतलब कि इस तरह से अपने मन मुताबिक ये लोग काम कराते हैं। तो ये सब जो खरीदने के लिए उनकी बोली लगती थी, यहाँ पे ऑक्शन लिखा हुआ है, ये फिगर पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या ऑक्शन होती थी, और स्लेब्स क्या होते थे, जो अच्छे वेल ड्रेस्ड यहाँ पे तैयार होके आते थे ताकि उनको खरीद लिया जाए, ताकि वो जो स्लेब्स जो थे उनको खरीदा जा सके। और ये स्लेब्स जो थे उनको यूरोपियंस लोग खरीदते थे ताकि वो अपना काम करा सके। नेक्स्ट है द 19th सेंचुरी, 1815 से 1914। तो इस पीरियड में मेनली तीन चीज़ हुआ था। पहला चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ ट्रेड होता था इस पीरियड में, जिसमें जिसमें गुड्स वगैरह जैसे कपड़े हो गया, वीट वगैरह, इन सब चीज़ का ट्रेड होता था। सेकेंड क्या होता था इस पीरियड में, जब ट्रेड होगा तो लेबर का भी तो माइग्रेशन होता था इस पीरियड में। लेबर लोग इधर से उधर माइग्रेट कर जाते थे दूसरे कंट्री में काम की तलाश में, और जब वो लोग जब माइग्रेट करेंगे, ट्रेड होगा, तो थर्ड क्या होता था, जो कैपिटल मतलब पैसे वगैरह का भी इन्वेस्टमेंट होता था, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। इसमें क्या हो रहा था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ था लेट 18 सेंचुरी में, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने के कारण से ब्रिटेन के अंदर में जो फूड की डिमांड क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसमें क्या है कि जैसे अर्बन ट्रेडर्स एक्सपेंडेड, इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी वहाँ पे बढ़ गए थे। तो जैसे जैसे ये सब चीज़ बढ़ने के कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ गई थी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जब डिमांड बढ़ेगी तो उनकी प्राइस भी क्या बढ़ गई थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये समझ में आ गया कि ब्रिटेन के अंदर में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से फूड की डिमांड बढ़ी, फूड की डिमांड बढ़ेगी ज़्यादा और सप्लाई कम रहेगा, तो उनकी प्राइस क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इस केस में क्या हो रहा था कि जो वहाँ के लैंडेड ग्रुप्स थे, ज़मींदार लोग जो ब्रिटेन के अंदर में, उन्होंने ये बोला कि आप बाहर से कॉर्न मत मंगाइए। कॉर्न एक तरह का जो भुट्टा वगैरह जो होता है, तो वो अनाज उसमें आता है। तो वहाँ के जो लैंडेड ग्रुप्स थे, मतलब ब्रिटेन के जो लैंडेड ग्रुप्स थे, ब्रिटेन की सरकार को, गवर्नमेंट को बोला कि आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग फिर खेती करेंगे तो हमारा कौन फिर सामान खरीदेगा। तो ये लोग नहीं चाह रहे थे कि, मतलब ये लोग चाह रहे थे कि वहाँ के लैंडेड ग्रुप्स रेस्ट्रिक्शन लगा दे, वहाँ की गवर्नमेंट बाहर से कोई भी इंपोर्ट नहीं करे ब्रिटेन के अंदर में। और इसी लॉ को क्या बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनकी बात मान के लैंडेड ग्रुप्स की और बैन लगा दिया, एक तरह से बोल सकते हो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, किस चीज़ के, कॉर्न के इंपोर्ट पे, कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर में। और इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्न लॉज बोलते हैं। अब इनके कहने पे तो रेस्ट्रिक्शन लग गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि फूड प्राइसेस, मतलब कॉर्न बढ़ते चली गई वहाँ पे, क्योंकि कॉर्न तो बहुत कम आने लगा बाहर से। तो प्राइस बढ़ने के कारण से ब्रिटेन के अंदर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे और जो शहर में लोग रहते थे, उन्होंने बोला कि ये कॉर्न लॉज को हटाने के लिए, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही थी। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ कॉर्न लॉ, तो कॉर्न लॉ लिख दीजिएगा सिंपल कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ नोन एज कॉर्न लॉज। और कॉर्न लॉज कौन मतलब लगाया था, वहाँ की गवर्नमेंट, और किन के कहने पे, लैंडेड ग्रुप्स के कहने पे कॉर्न लॉज लगाया गया था। तो ये सबको देख के फिर उनको दिक्कत होने लगी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, क्योंकि उनको भी तो कॉर्न का काम पड़ता था और चीज़ों का काम पड़ता था, रॉ मटेरियल्स वगैरह का। तो इन लोगों ने बोला कि आप कॉर्न लॉज को हटा लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बोले। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के बोलने के बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कॉर्न लॉ को क्या कर दिया, हटा दिया। कॉर्न लॉज जैसे ही हटाने के बाद से बहुत सारा चेंजेज आया। अब जैसे ही कॉर्न लॉज हटेगा, तो कॉर्न लॉज हट जाएगा, तो बाहर से ब्रिटेन के अंदर में बहुत सस्ते रेट पे क्या आने लग गया, कॉर्न आने लग गया ब्रिटेन के अंदर में।
और लेकिन जब ब्रिटेन के अंदर में बाहर से सस्ते रेट पे कॉर्न आने लग गया तो जो ब्रिटिश किसान थे, ब्रिटिश एग्रीकल्चरिस्ट जो थे, वो तो कम्पीट ही नहीं कर पाए उससे, इम्पोर्ट से, क्योंकि जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर थे वो तो महंगा देते थे और बाहर से सस्ते रेट पे अलग अलग कंट्रीज से पूरा फ्लडेड हो गया, मतलब भर गया कॉर्न, तो वो लोग कम्पीट नहीं कर पाए उनसे चक्कर में, और इसकी वजह से क्या हो गया कि वो लोग खेती करना ही छोड़ दिए। देखिए लिखा हुआ है कि वास्ट एरिया ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, इसीलिए कॉर्न लॉन्स के हटाने के बाद आप लिखिए कि क्या क्या चेंजेस हुआ, तो ये लिखिए कि ब्रिटेन के जो किसान थे, लैंडेड ग्रुप्स, दे लेफ्ट देयर लैंड अनकल्टिवेटेड, और बहुत सारे लोग क्या कर गए, अलग अलग जगह पे माइग्रेट कर गए कुछ दूसरे काम के तलाश में। अब इसके बाद से क्या हुआ कि जैसे फूड प्राइसेस, मान लीजिए कि फूड बहुत ज़्यादा कॉर्न आने लग गया बाहर से, तो कॉर्न जैसे ही बढ़ गया ब्रिटेन के अंदर में तो उसका प्राइस तो गिरेगा ही, तो उसकी प्राइस क्या हो गई, गिर गई। और जब प्राइस गिर गया तो कंजम्पशन किसी चीज़ का क्या होगा, ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे ब्रिटेन के अंदर में कॉर्न को और सब सामान को। इसके बाद से क्या होता है कि मिड 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्री का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है ब्रिटेन के अंदर में, और जिसकी वजह से लोगों की इनकम भी बढ़ जाती है और फूड की डिमांड भी बढ़ जाती है ब्रिटेन के अंदर में। अब इसको फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्रिटेन की। अब इसको देखते हुए दूसरे जो आसपास के कंट्री थे, जैसे कि ईस्टर्न यूरोप हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे भी लोग क्या करने लगे, अपने लैंड्स को क्लियर करने लगे, मतलब कि लैंड्स क्लियर करके और खेती करने लग गए। और ये लोग क्या करते थे, खेती करके और अपने जो गुड्स को कहाँ भेजते थे, मतलब ब्रिटेन के अंदर भेजने लग गए। अब गुड्स को जब भेजना रहेगा तो उसके लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे क्या गया, बहुत सारे मतलब रेलवे लाइंस वगैरह बिछाया गया, और इसके रेलवे लाइंस बिछा और शिप्स के थ्रू भी और डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू, जो कार्गो शिप्स वगैरह के थ्रू जो गुड्स आने लग गया। इसके अलावा जो मेन जो सेंटर था, द कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन, उस समय का जो फाइनेंशियल सेंटर था वो क्या था, मतलब पैसे वगैरह वहाँ कहाँ से, लंदन से आता था, तो ये फाइनेंशियल सेंटर्स था, लंदन था। इसके अलावा आपको लिखना है कि जो नियरली 50 मिलियन, मतलब 50 मिलियन लोग जो थे यूरोप से छोड़ के कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए इन द 19th सेंचुरी में। ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें तो कुछ 150 मिलियन लोग जो थे वो अपने घर छोड़ के ओशन क्रॉस करके और सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर में दूसरे दूसरे देश में माइग्रेट कर गए। कुछ चेंजेज, छोटे मोटे चेंजेज जो है वो स्मॉलर स्केल पे कहाँ पे हुआ, वेस्ट पंजाब में भी। यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट था, इन्होंने क्या बनाया कि एक इरिगेशन कैनल बनाया, ताकि इसलिए बनाया कैनल ताकि वहाँ की जो डेजर्ट वगैरह है, जो वेस्ट जो जगह है, उनको किस में कन्वर्ट कर सके, फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट कर सके, और वहाँ पे खेती कर सके किसकी, व्हीट और कॉटन की, ताकि उसे एक्सपोर्ट कर सके दूसरे जगहों पे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के बाद क्या क्या हुआ चेंजेस, तो इसको अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो इसमें क्या रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या था कि जैसे कि इन्वेंशंस होते गया, नए नए चीज़ों का, रेलवेज हो गया, टेलीग्राफ हो गया, स्टीम शिप्स हो गया, और भी रेफ्रिजरेटेड शिप्स वगैरह हो गया, डिफरेंट मतलब कि फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स, जो हल्के वैगन्स है, लार्जर शिप्स, तो इन सब की वजह से गुड्स क्या था, आसानी से इधर से उधर क्या हम कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। अब इसमें क्या था, टिल 1870s तक जो एनिमल्स को जिंदा लाया जाता था, मतलब जिंदा लाया जाता था कहाँ से, अमेरिका से यूरोप में लाया जाता था, और उसके बाद से यूरोप के अंदर में उसको लाके काटा जाता था मीट के लिए, यूरोप में पहुँच के। लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि जिंदा लाने में उतने दूर से जो बहुत सारे जानवर क्या होते थे, एक तो जगह बहुत ज़्यादा ले लेते थे, उतने स्पेस बहुत ज़्यादा लेते थे, और उसके बाद से इतने दूर के आने के बाद से जो वो बहुत सारे की मतलब बीमार पड़ जाते थे जानवर, और उनकी वेट भी कम हो जाती थी जानवर की, और अनफिट हो जाते थे, मतलब खाने लायक वो बचते ही नहीं थे इतने दूर से आने के बाद। तो इसलिए ये इन लोगों ने सोचा कि, और बहुत ज़्यादा महंगा भी हो जाता था वो चीज़, ताकि यूरोपियन पुअर तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे उतना महंगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट लगती थी उतने दूर से मंगाने में। तो टेक्नोलॉजी का हेल्प क्या हुआ कि रेफ्रिजरेटेड शिप का आविष्कार हुआ, मतलब रेफ्रिजरेटर में उसे रख के उस तरह के जो शिप्स थे उससे उसे ट्रांसपोर्ट किया जाने लग गया। तो इसमें क्या किया गया, एनिमल्स को वहीं पे काट दिया जाता था, मतलब ये तो समझ में आ गया कि वहाँ पे इतने दूर से आने में जो एनिमल्स क्या होते थे, वो बीमार पड़ जाते थे रास्ते में, और उनकी वेट कम हो जाती थी, और वो खाने लायक बचते ही नहीं थे यूरोप आते आते। तो इसीलिए क्या किया गया,
कि क्यों नहीं एनिमल, और जगह भी ज़्यादा घेर लेते थे शिप में, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो जगह भी ज़्यादा घेरेंगे पूरा। तो इसीलिए एनिमल्स को क्या किया गया कि वहीं पे काट दिया जाता था। कहाँ पे? अमेरिका के अंदर में ही, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में या न्यूजीलैंड के अंदर में। और काटने के बाद उसको क्या कर दिया जाता था कि उसको बोलते थे यूरोप में एज ए फ्रोजन मीट, मतलब कि उसको रख के भेज देते थे। और उसके आने के बाद मतलब फ्रिज में रख के, रेफ्रिजरेट शिप में रख के, और जो मीट को भेजेंगे तो उसके क्या होता था कि मीट ख़राब भी नहीं होता था और उसके प्राइस भी घट गए, क्योंकि मीट जो भेजेंगे तो वो जगह भी कम लेगा शिप में और उनकी कॉस्ट भी कम लगने लगी। और जिसकी वजह से क्या हो गया, यूरोप के जो गरीब लोग थे उनको भी एक अच्छा डाइट मिल गया। पहले वो सिर्फ ब्रेड और पोटैटो ही खाते थे, लेकिन अब वो अपने खाने में मीट वगैरह भी खाने लग गए। नेक्स्ट है लेट 19th सेंचुरी कोलोनलिज्म। मतलब क्या हो रहा था कि ट्रेड तो बढ़ते जा रहा था, मार्केट्स भी एक्सपेंड हो रहा था लेट 19th सेंचुरी में, लेकिन एक दिक्कत भी हो रहा था। दिक्कत क्या था कि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में ट्रेड के बढ़ने के कारण से क्या हो रहा था कि बहुत लोगों की फ्रीडम चली जा रही थी, लॉस ऑफ फ्रीडम और लाइवलीहुड्स चली जा रही थी। क्यों चली जा रही थी कि क्योंकि यूरोपियंस लोग कब्जा कर रहे थे बहुत जगह, प्रोड्यूस्ड मैनी पेनफुल इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल चेंजेस। यूरोपियंस लोग का मतलब लालच था, ये लोग अलग अलग जगह पे अपना कॉलोनाइज मतलब कि कब्जा करना चाहते थे वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो देखिए यहाँ पे एक मैप है, ये किसका? अफ्रीका का मैप है। और इस मैप में क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो यूरोपियंस पावर्स थे ये सब क्या कर रहे हैं, बैठ के अपने में डिसाइड कर रहे हैं कि इतना हिस्सा हमारा हो गया देखो, और इतना हिस्सा तुम्हारा हो गया, अलग अलग से वो इसी मैप पे वो मार्क कर रहे हैं। मतलब वो लोग इस पे भी कब्जा करना चाह रहे थे। तो यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका ड्रू अप बॉर्डर्स डिमार्केटिंग देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, मतलब बोल रहे थे यहाँ से यहाँ तक का एरिया मेरा है, वो लोग यूरोपियंस पावर्स। और इन 1885 में ये सब बर्लिन के अंदर में मिले थे टू, और ये सब वहाँ पे मैप पे ड्रॉ कर रहे थे कि मेरा मेरा इतना दूर का हिस्सा मेरा हो गया। इसके बाद से ब्रिटेन और फ्रांस थे, इन्होंने क्या किया कि अपने टेरिटरीज में बहुत सारा एरिया जोड़ लिया, ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19th सेंचुरी के एंड में। वैसे ही बेल्जियम और जर्मनी, ये भी एक नया कॉलोनियल पावर्स उभर के आया, इन्होंने भी कुछ कब्जा किया। यूएस भी कॉलोनियल पावर बन गया, मतलब कैप्चर कर लिया कुछ एरिया इन द लेट 1890s बाई टेकिंग सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाई स्पेन के अंदर में, जो कब्जे में था उसको अपने अंडर में कर लिया। अगला टॉपिक है रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। इसमें क्या है कि अफ्रीका के अंदर में इन 1890s में क्या हो रहा था कि एक डिजीज़ स्प्रेड हो गया था। उस डिजीज़ का क्या नाम था? कैटल प्लेग। तो कैटल प्लेग क्या था? मतलब कैटल के अंदर में एक डिजीज़ हो जा रहा था। कैटल के अंदर में जो बैल होते हैं और भी जो जानवर्स होते हैं तो वो सब आते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। इससे पहले क्या था कि जो अफ्रीका के अंदर में बहुत ज़्यादा रिसोर्स था, लैंड भी बहुत अच्छा था। देखिए वहाँ पे बहुत सारे लैंड थे और पॉपुलेशन भी कम थी, तो वहाँ का कोई भी लोग काम करना नहीं चाहता था। मतलब अगर किसी के पास ज़मीन है और थोड़े बहुत लाइव स्टॉक से जानवर है तो अफ्रीकन्स लोग बहुत ही रेयरली कोई काम करता था। किसके लिए? सैलरी के लिए, वेज के लिए काम करता था। लेकिन मतलब कि इफ़ यू हैड बीन अफ्रीकन पोसेसिंग ए लैंड लाइव स्टॉक देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ बोथ, यू टू वुड हैव सीन अ लिटिल रीजन टू वर्क फॉर ए वेज। मतलब बहुत कोई कारण ही नहीं है, ना के बराबर कारण है कि हम सैलरी के लिए कोई काम करना चाहे अफ्रीकन्स लोग। तो यूरोपियंस लोग क्या हुए कि अफ्रीका में तो अट्रैक्ट हो गए थे, मतलब वो देखते हुए कि अफ्रीका में के अंदर में क्या है, बहुत सारा रिसोर्स है, मिनरल्स है, ये सब को देखते हुए, और ये लोग मेनली गए थे वहाँ पे कब्जा करने के लिए। लेकिन बहाना इन लोगों का क्या था कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूरोपियंस केम अफ्रीका होपिंग टू इस्टेब्लिश प्लांटेशन, माइंस वगैरह वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। और तो ये सब को तो गए थे मतलब, लेकिन वहाँ पे अफ्रीकन्स कोई तैयारी नहीं था काम करने के लिए। और अफ्रीकन्स अगर तैयारी नहीं होते तो इनको लेबर नहीं मिल रहा था और शॉर्टेज ऑफ लेबर था, वहाँ पे इनको दिक्कत हो रहा था। तो ये लोग चाह रहे थे कोई ना कोई तरीका जिससे क्या करे कि अफ्रीकन्स लोग से काम करवाएं। तो ये 3 पॉइंट्स लिखना होगा आपको, आएगा क्वेश्चंस कि क्या क्या इन लोगों ने किया। तो इन लोगों ने किया कि किसी तरह से उनको परेशान करते हैं अफ्रीकन लोग को, ताकि वो काम करने लगे। तो इसलिए पहला ये लिखेंगे कि इन्होंने अफ्रीकन्स जो यूरोपियंस लोग ने था बहुत सारे मेथड्स किए और कि उनको किसी तरह से लेबर्स को रिक्रूट करे। तो पहला इन्होंने क्या किया था, पॉइंट लिखिएगा, हेवी टैक्स लगा दिया। किन पे? अफ्रीकन्स लोगों पे।
तो अफ्रीकन्स लोग पे अगर टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया तो वो उनको किसी न किसी तरह से काम करना पड़ेगा इनके माइन वर्क्स में या प्लांटेशन में, तभी तो वो टैक्स पूरा कर पाएंगे। तो हेवी टैक्सेस बी आर इम्पोज विच कुड बी पेड ओनली बाई वर्किंग फॉर वेजेज ऑन प्लांटेशन एंड माइंस। तो पहला पॉइंट ये लिखना है। सेकेंड में क्या हुआ, इनहेरिटेंस लॉ को बदल दिया गया। इनहेरिटेंस लॉ क्या होता है, जैसे पूर्वज की जो भी आपकी फोर फादर्स की जो प्रॉपर्टी वो बच्चों को मिलती है, तो उस केस में इनहेरिटेंस लॉ में भी चेंज ला दिया गया। इसमें देखिए पीजेंट्स वर डिस्प्लेस फ्रॉम लैंड, और इसमें लॉ में क्या बदलाव किया गया कि एक ही मेंबर जो होगा किसी फैमिली का वही अलाउड होगा कि इनहेरिट कर सके लैंड को। और अगर एक ही मेंबर को लैंड मिल जाएगा तो बाकी सबको तो काम करना पड़ेगा, खेतों में या बोल रहे हैं या उनके माइन वर्क में या लेबर मार्केट के में काम करना पड़ेगा। और वो अगर बाकी को काम करना पड़ेगा तो इनके खेत में काम करेंगे आके, मतलब खेत में बोल रहा हूँ जो इनके जो माइन वर्क और ये सब जगह जो सेंटर जो इस्टेब्लिश कर रहे थे माइंस, तो इन सब जगहों पे प्लांट में काम करना पड़ेगा। तो तीसरा इन लोगों ने क्या किया था कि जितने जो अफ्रीकन्स लोग थे उनको क्या किया था, मतलब इनको क्या किया था कि घूमने नहीं दिया जाता फ्रीली, मतलब उनको घेर के रखा गया था। तो 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा कि इन लोगों ने क्या किया यूरोपियंस लोग को, कि पहला पॉइंट लिखिएगा कि हेवी टैक्स लगा दिया था, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि इनके जो इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया गया था, ताकि इनहेरिटेंस लॉ मतलब क्या लिखना है कि जो लैंड जो मिलते थे वो एक ही मेंबर को मिल सकेंगे, ऐसा नहीं कि सबको मतलब दिया जाएगा, और जिससे कि बाकी के मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ता। और माइन वर्कर्स को क्या बोल दिया गया कि आपको बस एक पर्टिकुलर मतलब घेर के रखा हुआ था इन लोगों ने कि बाहर भाग ना सके। इसके बाद से क्या हुआ कि ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये समझ में आ गया कि उनको नेक्स्ट है कि आपका रिंडर पेस्ट। तो रिंडर पेस्ट क्या था कि एक कैटल में डिजीज़ था, मतलब अब ये डिजीज़ कैसे आया, तो देखिए लिखना पड़ेगा रिंडर पेस्ट के बारे में कि इन 1880s में आया था रिंडर पेस्ट। और ये क्या हो गया कि जो से कैटल आता था मीट के लिए मंगाया जाता था, तो इन्फेक्टेड कैटल आ गया था कहाँ से, ब्रिटिश एशिया से। ब्रिटिश एशिया से जो कैटल मंगाया जाता था इटालियन सोल्जर्स को खाने के लिए, तो वही कैटल के अंदर में ही एक डिजीज़ आ गया था रिंडर पेस्ट, और जिसकी वजह से क्या हो गया कि अफ्रीका में आने के बाद जो ये रिंडर पेस्ट डिजीज़ था ना वो आग की तरफ फैलने लग गया, मतलब कि लाइक ए फॉरेस्ट फायर, और बहुत सारे कैटल मर गए, मतलब कि। और इसको जैसे कि ये डिजीज़ को पहुंचने में भले ही 5 साल लग गया, किस एरिया में, साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका में। और रिंडर पेस्ट जो डिजीज़ था वो 90% ऑफ कैटल को मार दिया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप लिख दीजिएगा कि रिंडर पेस्ट अराइव इन अफ्रीका इन 1880s एंड it is carried by the infected cattle which is imported from British Asia to Italian soldiers and it spread like forest fire, जैसे जंगल में आग लगता उसकी तेज़ी से ये फैल गया, and it killed almost 90% of the cattle। अब जैसे ही कैटल जब मर गए तो उसके बाद से क्या हुआ कि अब उन लोग को तो बेनिफिट हो गया ना, मतलब किनको, जो ये सोच के आए थे यूरोपियंस लोग, क्योंकि कैटल मर ही गए, तो अब अफ्रीकन्स लोग तो कैटल पे डिपेंडेंट था, तो अब तो उनके माइन वर्क्स में काम करने के लिए आएंगे ये लोग, तो और जो थोड़े बहुत कैटल बचे उनको ये मोनोपोलाइज कर लिया, मतलब अपने अपने अंडर में कर लिया इन लोगों ने। लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स, और प्लांटर्स, माइन ओनर्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज्ड। जो थोड़े स्कार्स का मतलब क्या होता है, थोड़े बहुत जो स्कैर्स कैटल बचे थे, तो टू स्ट्रेंथन देयर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन्स इनटू ए लेबर मार्केट। तो ये अपने जो भी मकसद में उसमें कामयाब हुए, कौन, यूरोपियंस लोग, ताकि वो लोग उनको लेबर्स मिल जाए उनके माइन प्लांट में काम करने के लिए। नेक्स्ट है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अब क्या हो रहा था कि सबसे पहले जानते हैं इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं, तो यहाँ से डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। इंडेंचर्ड लेबर एक तरह से बोल सकते हैं बंधुआ मजदूर बोलते हैं, या बॉन्डेड लेबर, जो कि जिनको मतलब ज़बरदस्ती, या ऐसा आप बोल सकते हो कि उनको स्पेसिफिक टाइम के लिए मतलब कि रिक्रूट करते थे कि आपको इतने दिन के लिए काम करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब कि उनको एम्प्लॉय करके और उनसे काम कराया जाता था। अब क्या हो रहा था कि जैसे 19th सेंचुरी में थाउजेंड्स ऑफ इंडियन चाइनीज़ लेबरर्स, वो लोग सब अलग अलग पार्ट्स में, मतलब कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में माइग्रेट कर गए थे। कोई प्लांटेशन में काम कर रहा था, कोई माइन में, कोई रोड में, कंस्ट्रक्शन में, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में वो माइग्रेट कर गए थे काम करने के लिए। और इंडेंचर्ड लेबर्स को हायर किया जाता था कॉन्ट्रैक्ट पे, कि आपको वापस से इतने कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा 5 साल का, तो आप वापस से रिटर्न आ जाइएगा, मतलब कि। लेकिन
और इसमें जो मेनली जो लेबरर्स थे वो कौन से जगह से जाते थे, तो इन सब स्टेट से जाते थे। देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब बिहार, सेंट्रल इंडिया और ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स तमिलनाडु, इन सब जगहों से लेबर्स क्या करते थे, माइग्रेट कर जाते थे, दूसरे जगह चले जाते थे। और मेन कारण क्या था उन लोगों को माइग्रेट करने का, तो ये रीजन है इसका, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। मेन रीजन क्या था, वो लोग क्यों माइग्रेट किए थे कि मिड 19th सेंचुरी में इन सब जगहों पे, बिहार, यूपी और इन सब जगहों पे बहुत सारे चेंज हुए। चेंजेस में क्या हुआ, जो कॉटेज इंडस्ट्री था इन सब जगहों पे डिक्लाइन हो गया। अब कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया तो इनकी कमाई नहीं हो रही थी यहाँ पे। लैंड रेंट्स रोज, और लैंड ज़मीन का भी क्या हो गया, रेंट्स वगैरह बढ़ गया, इनको टैक्स वगैरह, और लैंड्स को क्लियर कर दिया गया माइंस के लिए और प्लांटेशन के लिए। तो इन सब की वजह से इन सब पुअर्स का क्या हो गया, लाइफ अफेक्ट हुआ, और उनको अब लैंड देने लायक भी नहीं बचे, वो फेल टू पे देयर रेंट्स, और वो कर्ज में चले गए। और इसी कर्ज के लिए उन लोगों को फिर माइग्रेट करना पड़ा अलग अलग जगहों पे काम करने के लिए। तो इन अलग अलग जगहों में से मतलब कि डिफरेंट जगहों पे जैसे ये लोग कहाँ कहाँ मूव कर गए, जैसे कि कैरेबियन आइलैंड मूव कर गए, कुछ गुएना, ट्रिनेड, सूरिनाम और मॉरिशस, फिजी, इन सब जगहों पे माइग्रेट कर गए। वैसे तमिलनाडु के जो थे ये लोग कहाँ माइग्रेट कर गए, तो जो आसपास के जिनको जहाँ सहूलियत हुआ, सेलोन, मलाया, इंडेंजर्ड वर्कर ऑल्सो रिक्रूटेड, मतलब कि कुछ इंडिया में भी माइग्रेट किए, मतलब आसाम चले जाते थे टी प्लांटेशंस वगैरह के लिए। लेकिन इन जो लेबरर्स था इनका रिक्रूटमेंट कौन करता था, तो इनका रिक्रूटमेंट मतलब वैसे इनको ले जाना है अलग अलग जगहों पे, तो इनका रिक्रूटमेंट कौन करता था, तो एजेंट्स लोग करते थे। और एजेंट लोग क्या करते थे, इनके बदले कुछ ना कुछ कमीशन ले लेते थे इनसे, जितनी सैलरी है उनको थोड़ा कम दिए और उनसे कुछ ना कुछ कमीशन लेते थे। और एजेंट लोग क्या करते थे, इनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते थे कि आपको किस मोड से ले जाएंगे, मतलब समुद्र के रास्ते ले जा रहे हैं या फ्लाइट कैसे ले जा रहे हैं, तो ये सब सही रास्ता नहीं बताते थे। और उनका क्या होता था कि ये भी नहीं बताते थे कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, किस तरह का काम होगा। वहाँ पे जाके इवन कंट्री भी बदल देते थे वो लोग, है ना। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर एम्बार्क ऑन ए लॉन्ग सी वॉयज। सी वॉयज क्या होता है, लंबी समुद्र यात्रा। तो कैसे भी उन लोगों को ले जाते थे। अब ये लोग तो सोच के जाते थे कि मेरा कंडीशन अच्छा होगा, लेकिन यहाँ वहाँ पे जाने के बाद उल्टा हो जाता था कंडीशंस, और अलग अलग कंडीशंस में। और अब इतना कंडीशंस ख़राब होता था कि ये बहुत सारे लोग तो भाग जाते थे, मतलब कि वहाँ से छोड़ के। और अगर भाग जाते थे, अगर पकड़े गए तो उनको बहुत ही पनिशमेंट भी दिया जाता था, सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था। अब ये लोग क्या किए थे कि अलग अलग, मतलब कि जैसे कि एक त्रिनिडेड जगह है जो जहाँ पे एनुअल मुहर्रम होता है, तो वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया था, एक कार्निवल जो मेला होता है, राइटस कार्निवल, जिसको क्या बोलते हैं, हुसैन बोलते हैं, फॉर इमाम हुसैन के लिए। जिसमें क्या हुआ कि जितने भी वर्कर्स थे, हर जितने रेसेस के, वो सब आपस में मतलब ज्वाइन होके, इकट्ठा होके सब अपना एक्सचेंज करते थे कल्चर वगैरह। वैसे ही आपसे पूछ सकता है रास्ताफेरियनिज्म, तो ये क्या था, इज ऑल्सो मेड टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड, मतलब इन सब ये सब क्या था, सोशल और कल्चरल लिंक्स बनाते थे सब इकट्ठा होके। यहाँ पे रास्ताफेरियनिज्म इज सोशल एंड कल्चरल लिंक्स विथ इंडियन माइग्रेंट्स टू कैरेबियन। वैसे ही चटनी म्यूजिक है जो कि पॉपुलर था, एक म्यूजिक था, वो कहाँ पे, ट्रिनेड और गुएना में। अदर क्रिएटिव कंटेम्प्रोरी एक्सप्रेशन ऑफ पोस्ट इंडेंचर्ड एक्सपीरियंस। तो ये सब लेबर्स थे, देखिए इन सब के ऊपर नंबर ऐसे लगा दिया जाता था इन पे, ये सब नंबर कोड कहाँ कहाँ का है कौन, और नंबर्स एंड नॉट देयर नेम्स मैटर्ड, उनके नंबर से मैटर करता था, उनके नाम से कोई मतलब नहीं रहता था। और लेकिन अब ये सब जो इंडेंचर्ड लेबर सब वहाँ पे गए थे माइग्रेट काम करने के लिए, कई बार क्या होता था कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट इनका ख़त्म हो गया तो ये घर वापस भी नहीं आते, तो वहीं पे सेटल कर गए वहीं पे जाके। और इसमें बहुत सारे लोग इंडिया के भी है, जैसे इनका एक नोबेल प्राइज़ विनर है वीएस नायपॉल। वीएस नायपॉल भी इंडेंचर्ड, तो देखिए वीएस नायपॉल, इनके भी फोर फादर्स या ये लोग इंडेंचर्ड लेबर्स के रूप में वहाँ पे गए थे और वहीं पे सेटल हो गए। वैसे ही देखिए कुछ नाम है, जैसे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर कौन से, शिव नारायण चंद्र पॉल और राम नरेश सरवन। ये सब क्या इंडियंस ही है, इनके फोर फादर्स, लेकिन वो लोग काम करने गए थे और वहीं पर सेटल कर गए, तो इनको भी मतलब कि इंडेंचर्ड लेबर्स है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड,
मतलब एंटरप्रेन्योर्स ये होते हैं जो छोटा मोटा इस्टेब्लिश या स्टार्टअप करते हैं, मतलब अपने बिजनेस खुद से सेटअप करते हैं। तो इसमें ये बता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर्स ही माइग्रेट करते थे, कुछ अच्छे जो एंटरप्रेन्योर्स थे जो अपना जो बिजनेस वगैरह भी वो लोग भी करते थे, तो वो लोग भी इधर उधर माइग्रेट कर जाते थे। जिसमें कि इंडिया के दो नाम है यहाँ पे, याद कर लीजिएगा, शिकारपुरी श्रॉफ और नाटू कोटई चेतियार, ये दो लोग थे, ये बैंकर्स थे। ये लोग क्या करते थे कि जो भी यहाँ के जो गुड्स वगैरह जो पीजेंट्स खेती करते थे, तो उनके सामान को दूसरे कंट्रीज़ में भेजने में मदद कराते थे। मतलब उन लोग ये क्या करते थे, मतलब कि अब किसान है यहाँ का कोई इंडिया का, तो वो उसके पास उतने तो पैसे नहीं है कि वो भेज दे अपना यूरोप के अंदर में सामान। तो ये लोग क्या करते थे कि उनके सामान को दूसरे जगह भिजवाते थे यूरोप में, और कैसे भिजवाएंगे, तो उनको पैसे देते थे। अब ये पैसे उनके पास कहाँ से आता था, इनके पास शिकारपुरी श्रॉफ ये जो था, तो ये लोग क्या करते थे कि बैंक से ले लेते थे, यूरोपियन बैंक से कुछ पैसे ले लेते थे, और यूरोपियन बैंक से पैसे लेके और इनको देते थे, और ये सामान को फिर भेजते थे। अब इनको क्या फ़ायदा होता था, ये लोग जो एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके बदले में ये कुछ कमीशन लेते थे इनसे। और दूसरा एक और नाम है इनमें, तो ये दो नाम याद कर लीजिएगा। दूसरा एक और है हैदराबादी सिंधी। हैदराबादी सिंधी लोग थे, तो ये लोग क्या करते थे कि मतलब यूरोपियन जहाँ जहाँ गए हुए हैं, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, तो उनका मतलब कि उनके पीछे उनको फॉलो करते थे और वहीं वहीं चले जाते थे ये लोग। और ये लोग क्या करते थे कि ये लोग क्या करते थे, बहुत जगह ये जैसे पोर्ट वगैरह पे अब गोदाम वगैरह बना लिए, सामान वगैरह ये सब वहाँ पे रखाता था, तो इन सब जगह से भी ये लोग भी अपनी कमाई करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। अब इसमें क्या है, जो इंडिया का जो फाइन कॉटन था, मतलब जो फाइन क्वालिटी की जो कॉटन जो होती थी, वो बहुत अच्छी मानी जाती थी, और वो एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप के अंदर में। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा था, तो ब्रिटिश कॉटन के जो मैन्युफैक्चर थे, जैसे ब्रिटेन वगैरह के जो मैन्युफैक्चर जो थे, जो कॉटन प्रोड्यूस करते थे, वो लोग क्या करने लगे कि प्रेशराइज करने लगे, किसको, वहाँ के गवर्नमेंट को। कहाँ की गवर्नमेंट को, ब्रिटेन के अंदर के, कि आप इंडिया से मत मंगाइए। मतलब उन लोगों ने बोला कि आप कॉटन जब वहाँ से मंगा लीजिएगा तो हम लोग का कौन खरीदेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने वहाँ के जो जो ये थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लिख थे, इन लोगों ने प्रेशराइज किया, किसको, गवर्नमेंट को, वहाँ की गवर्नमेंट को, कि आप मना कीजिए कि इंडिया की कॉटन पे मत, वहाँ से इंपोर्ट मत कीजिए। तो क्योंकि यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ को क्या कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। तो इसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, कहाँ की, ब्रिटेन की, उन्होंने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ क्या मतलब, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया, जैसे कि अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ से अगर 200 रुपये का सामान और वहाँ जाके 350 का हो जाए, तो वहाँ पे कौन खरीदेगा। तो इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ गया वहाँ पे कि ब्रिटेन में, कि इंडिया से लोग धीरे धीरे, मतलब कि यहाँ के जो फाइन कॉटन वगैरह डिक्लाइन हो गया, ब्रिटेन में जाना। अब वहाँ पे जाना डिक्लाइन हो गया, इसकी वजह से जो कपड़े की जो इंडस्ट्री थी इंडिया की, उसका कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया, मतलब बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें यहाँ पे, अगर उसका डेटा देखें, तो कुछ 30% एक्सपोर्ट होता था, मतलब कि 1800 में, और 15 साल के बाद 15% पे आ गया वो। मतलब कि 30% 1800 में होता था, और 15% हो गया कितने में, 1815 में, मतलब 15% गिर गया। और अगर फिर 1815 से फिर 1870 तक ये पहुँचते पहुँचते मात्र 3% ही एक्सपोर्ट होने लगा कॉटन का। मतलब यहाँ से बने बनाए कपड़े ना के बराबर जाने लग गए ब्रिटेन में। तो लेकिन एक चीज़ का डिमांड बढ़ गया ब्रिटेन के अंदर में, वो किस चीज़ का डिमांड बढ़ा, क्योंकि रॉ कॉटन का डिमांड बढ़ गया। क्योंकि वहाँ पे अगर उनको रॉ मटेरियल तो चाहिए कपड़े बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाने लग गया इंडिया से। 1812 से 1871 की अगर बात करें, रॉ कॉटन का डिमांड 5% से लेके 35% हो गया, 5 to 35%। और दूसरा चीज़ और किसका डिमांड बढ़ गया, इंडिगो का। इंडिगो क्या होता है, नील की खेती, जो कपड़े वगैरह में डालते हैं, वाइट क्लॉथ्स में, नील की खेती का जो एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट था, इंडिया से बाहर जाता था। इसके अलावा क्या था कि जो ओपियम था, ओपियम क्या होता है, जो ड्रग्स होता है, शिपमेंट्स टू चाइना ग्रीव रैपिडली फ्रॉम 1820s टू बिकम फॉर ए वाइल इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। मतलब इंडिया से ओपियम वगैरह भी बाहर जाने लग गया। तो ब्रिटेन ग्रीव ओपियम इन इंडिया, और ब्रिटिशर्स उस समय थे, वो लोग क्या करते थे, क्योंकि ब्रिटेन का रूल था इंडिया में, तो उस समय क्या करते थे कि वो लोग ओपियम इंडिया में ग्रो करते थे और एक्सपोर्ट कर देते थे, कहाँ पे, चाइना में। और उनसे वो जो पैसे कमाते थे, तो उससे जो पैसे उनका मिलता था, तो वो क्या करते थे कि फाइनेंस कर देते, वो पैसे वो कहाँ दे देते थे,
जो चाय वगैरह मंगाते थे, जैसे चाइना से वो ब्रिटिशर्स क्या मंगाते थे, टी मंगाते थे, चाय वगैरह मंगाते थे, तो जो उसके बदले में वो पैसे दे देते थे। सपोज के लीजिए ओपियम से जो पैसे आया, तो ओपियम से एक एग्जांपल लेते हैं, 1,000 रुपये का ओपियम उन्होंने कमाया उससे, तो अब ये लोग फिर वहाँ से टी वगैरह मंगाए, तो टी का कुछ इनको 800 अगर देना है, तो ये उसके पैसे से, ये टी का जो मंगाते थे उसका पैसा ये दे देते थे। कौन? यूरोपियंस लोग। तो इसके अलावा इसमें जो क्या था, तो ब्रिटिशर्स लोग ये दे देते थे इसके जो पैसे थे। नेक्स्ट है कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे वो लोग क्या हो गया कि इंडियन मार्केट में फ्लडेड द इंडियन मार्केट, मतलब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे वहाँ से गुड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आने लग गया था। फूड ग्रेन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड। फूड ग्रेन हो गया अनाज, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से भी ब्रिटेन जाता था सामान, मतलब फूड ग्रेन रॉ मटेरियल्स ये सब ज़्यादा था। लेकिन क्या दिक्कत था कि ब्रिटिशर्स जो सामान भेजते थे इंडिया में वो सामान बहुत ही महंगा आता था, मतलब और यहाँ का जो सामान वहाँ जाता था वो बहुत सस्ता वो लोग ले लेते थे, तो उन लोग की एक्स्ट्रा कमाई हो जाती थी। वो लोग मान लीजिए 1,000 रुपया कमा लिए भेज के सामान और हमें 200 रुपये दे दिए, तो हमें तो नुकसान हुआ, मतलब हमें तो कम ही पैसा मिला। तो इस केस में उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया, मतलब वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स लोग। तो वो जो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, जो भी फ़ायदा होता था उसको वो क्या करते थे, बैलेंस कर लेते थे, मतलब यहाँ से जो कमाई हुआ इंडिया से उसका वो क्या करते थे कि वो दूसरे कंट्री से कुछ भी सामान मंगाते थे तो उसको फाइनेंस कर देते थे, वो पैसा को जो भी कमाई होता था। तो इसी को बोलता है कि ब्रिटेन बैलेंस डेफिसिट्स, कमी वगैरह को वो बैलेंस कर लेते थे, और ये पैसा को ये लोग क्या करते थे दूसरे जगह पे भी देते थे, जैसे कि होम चार्जेस वगैरह पे करना रहेगा जो इंडिया से जो कमाई होता था, और प्राइवेट रेमिटेंस, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ इंडियन एक्सटर्नल डेब्ट, तो ये सब में वो लोग यूज़ कर लेते थे। पेंशन्स देते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडिया में रहते थे, तो उनके पेंशन्स वगैरह भी जो दे देते थे, जो भी ब्रिटिशर्स को ट्रेड से कमाई होता था। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इंटर वॉर इकोनॉमी, इसमें क्या दिया हुआ है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो लड़ा गया था वो कब से कब तक लड़ा गया था, 1914 से 1918 के बीच में। और ये जो ज़्यादातर जो लड़ा गया था कहाँ पे, मेनली फाउट इन यूरोप के अंदर में लड़ा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो पूरे वर्ल्ड में देखा गया था, और इसमें क्या दिया था कि जैसे कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिन तक भी रहा, और इसका सबसे पहले जो था, जो किन के बीच में ये लड़ा गया था, तो ये देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो लड़ा गया था दो पावर्स के बीच में। एक साइड अलाइज में था ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, और बाद में उसको यूएस भी ज्वाइन कर दिया, और दूसरे साइड में कौन था, सेंट्रल पावर्स भी थे जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ऑटोमन तुर्की, ये सब थे। और जब लड़ाई शुरू हुआ था कब, 1914 में, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये जो लड़ाई है क्रिसमस तक, मतलब कि अगस्त में शुरू हुआ था, तो क्रिसमस कब होता है, दिसंबर के 25, तो क्रिसमस तक ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये लड़ाई जो है 4 साल तक चल गया। पहला वर्ल्ड वॉर जो था ऐसा कोई भी लड़ाई नहीं हुआ था, नो अदर वॉर बिफोर, और इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पावर्स वगैरह भी इन्वॉल्व थे, इंडस्ट्रियल नेशंस वगैरह भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व थे। इस वॉर में जो था वो बहुत सारे गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, ये सब बड़े पैमाने पे यूज़ किया गया था, मैसिव स्केल में। और इसमें क्या था कि बहुत सारे मिलियंस के तादाद में सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया था कि आप मतलब लड़ने के लिए अलग अलग जगह से लोग पकड़ के उनको हायर कर रहे थे, सोल्जर्स वगैरह को, कि आप लड़ने के लिए, और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसमें बहुत ज़्यादा डेथ भी हुआ था, 9 मिलियन लोग मारे गए थे और 20 मिलियन लोग इंजर्ड हो गए थे इस लड़ाई में। और इसमें क्या था कि ज़्यादातर जो मेन जो मारे गए थे लोग, जो मेन जो थे वर्किंग एज के, और इंजरीज़ मतलब ऐसा था कि एबल्ड बॉडी वर्क फोर्स मतलब ढेर लग गया था, मतलब बहुत सारे जो। और इसके अलावा क्या हो गया कि इन सब की वजह से क्या हो गया कि वुमेन वगैरह को भी बाहर आना पड़ा। ड्यूरिंग वॉर इंडस्ट्रीज रीस्ट्रक्चर्ड, वॉर रिलेटेड इंटायर सोसाइटीज़ वे रीऑर्गेनाइज फॉर वॉर, और मेन वेंट टू बैटल, मतलब ये था कि मेन जो लोग कहाँ थे, काम करने चले गए थे, तो इसलिए वुमेन को क्या करना पड़ा, घर से बाहर आके और उनका काम को करना पड़ा। किसका नाम, मतलब कि मेन जो काम करते थे तो वो वुमेन को करना पड़ गया। और इसमें क्या हो गया कि वॉर की वजह से ब्रिटेन के अंदर में बहुत ज़्यादा, मतलब ब्रिटेन को, मतलब कि लड़ाई होगा तो कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक क्या होगा, ख़राब होगा, पैसे खर्च होंगे। तो ब्रिटेन का क्या हो गया
कि बहुत कर्ज लेना पड़ गया। किससे? ब्रिटेन को यूएस बैंक से कर्ज लेना पड़ गया, यूएस के पब्लिक से कर्ज लेना पड़ गया। और इसलिए इसी वार के बाद मतलब यूएस जो था वो एक इंटरनेशनल डेब्टर से इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। मतलब वो क्या करता था कि यूएस पहले क्या करता था, दूसरे से ही पैसा लेता था, लेकिन इस वॉर के बाद क्या हो गया, ब्रिटेन को ही पैसा दिया, तो वो एक क्रेडिटर बन गया। अगला जो टॉपिक है पोस्ट वॉर रिकवरी। तो लड़ाई के बाद से रिकवरी इतना आसान नहीं था। पोस्ट वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद रिकवर करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन जो था, जो एक समय में क्या था कि लीडिंग इकोनॉमी था प्री वॉर पीरियड, मतलब लड़ाई से पहले में, उसको एक लंबे समय तक मतलब कि क्राइसिस झेलना पड़ा। इसमें क्या होगा कि ब्रिटेन क्या था कि जब लड़ाई में इन्वॉल्व था, इसी समय में इंडिया और जापान में भी इंडस्ट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब डेवलपिंग होने लग गया, इंडिया और जापान में इंडस्ट्री बनने लग गया। और जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन को अपने पोजीशन कैप्चर करना पहले वाले जगहों पे वो मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि पोजीशन ऑफ डोमिनेंस मतलब दबदबा जो था इनका इंडियन मार्केट में, और compete करना जापान से इंटरनेशनल लेवल पे, वो दिक्कत आ रही थी। और दिक्कत ये भी था कि लड़ाई में बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था, तो ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा पैसा कर्ज ले लिया था। किससे? यूएस से। तो इसलिए क्या हो गया कि ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। और एक चीज़ था, लड़ाई में क्या हुआ था कि वॉर हैड इकोनॉमिक बूम, मतलब क्या हो रहा था कि इसमें डिमांड बहुत चीज़ों की बढ़ रही थी। डिमांड किस चीज़ की? जैसे लड़ाई होगा तो गन वगैरह और भी जो लड़ाई के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब ज़्यादा बन रहे थे। तो इस लड़ाई के टाइम में तो एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि सब लोग को कुछ ना कुछ रोज़गार मिल गया था, कोई गन मिसाइल बारूद कुछ भी बना रहा है सब, तो उन सब चीज़ों में तो एम्प्लॉयमेंट मिल गया था। लेकिन जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुआ तो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, बेरोजगारी बढ़ गई लड़ाई के बाद से, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और इसके बाद से क्या हुआ कि ऐसा बताया जाता है कि ह्यूज जॉब लॉसेस, मतलब 1921 में अगर देखा जाए तो हर एक 5 में से एक वर्कर्स क्या था, वो जॉबलेस था। हर एक 5 में से एक इंसान जॉबलेस था ब्रिटेन के अंदर में। और लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बेचैनी और परेशानी थी अपने मतलब वॉर के बाद से क्या सिनेरियो होगा। इसके अलावा यूरोप जो था वो क्या था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप वो मेजर सप्लायर था किसका, वीट का, वर्ल्ड मार्केट में। लेकिन लड़ाई के बाद से ये सब सप्लाई तो मतलब डिसरप्ट हो गया, बाधा आ गया। तो वीट प्रोडक्शन कहाँ बढ़ गया, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जगह पे वीट का प्रोडक्शन एक्सपैंड हो गया। लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ तो वापस से ईस्टर्न यूरोप क्या हो गया, वो अपने पोजीशन में आ गया, और वापस से वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तेज़ी से बढ़ने लग गया। तो इसी वजह से ग्रेन का प्राइस वगैरह सब गिर गया और फार्मर्स फेल। फिर वापस से फार्मर्स किस में चले गए, कर्ज में चले गए। अगला जो टॉपिक है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मतलब लड़ाई के बाद से यूएस जल्दी रिकवर कर गया था, यूएस रिकवर क्विकर था। और इसके बाद से क्या हुआ कि सीन हाउ द वॉर हेल्प बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। तो यूएस इकोनॉमी जो है 1920s के शुरुआत में ही अच्छा मतलब जल्दी से वो क्या कर गया था, रिकवर कर गया था वहाँ का। तो इसका मेन कारण क्या था, यूएस जल्दी रिकवर कैसे कर गया? तो देखिए इसका मेन कारण लिखिएगा कि मास प्रोडक्शन वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा था। और प्रोडक्शन क्यों तेज़ी से हो रहा था, तो एक बहुत ही फेमस पर्सन थे वहाँ के, मतलब कि अ वेल नोन पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन, जो कार बनाने वाली कंपनी है फोर्ड की कार आती थी पहले, हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड जो थे वो कार मतलब फोर्ड की कंपनी उनकी, तो वो क्या एक मेथड यूज किए, इन्होंने मेथड क्या यूज़ किया, तो उस मेथड का नाम याद रखिएगा, असेंबली लाइन मेथड ऑफ चिकागो स्लॉटर हाउस। इसमें क्या होता था कि ये असेंबली लाइन मेथड्स में ये क्या होता था कि मतलब बहुत जल्दी यहाँ पे से काम होता था। मतलब एक असेंबली में जिस तरह से वो खड़े हो जाते थे एक तरह से, और सभी पर्सन को एक पर्टिकुलर काम दिया जाता था। मतलब वहाँ पे कि आप कुछ पार्ट डिजाइन कीजिए कार का, सब लाइन से खड़े हैं और कुछ ना कुछ असेंबली लाइन की तरह वहाँ पे खड़े, और एक मतलब हर एक वर्कर को बोला जाता था कि आप सिंगल टास्क को मैकेनिकली मतलब हाथ से ही उनको करने के लिए बोला जाता था। जैसे कुछ भी काम हो गया, कार का कोई पार्ट को फिटिंग कर रहे हैं, और जितना भी पेस से वो, और उनको इतना टाइम भी नहीं रहता था कि वो किसी से उस बीच में बात कर सके
या कुछ भी डिले नहीं कर सकते थे। अगर कन्वेयर बेल्ट के सामने वो खड़े हैं तो एकदम जल्दी उनको काम करना पड़ता था, बिना कोई ब्रेक के या बिना कोई फ्रेंडली टॉक के अपने जो साथ में जो वर्कमेट होते हैं उनसे बात वो नहीं कर सकते थे। तो हेनरी फोर्ड जो था देखिए 3 मिनट्स के इंटरवल पे ये कार प्रोड्यूस हो रहा था, असेंबली लाइन एट 3 मिनट्स इंटरवल, और इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से था। और सबसे पहला जो कार जो बना था, ये इसका नाम रखिएगा टी मॉडल फोर्ड, जो कि पहला कार बनाया गया था जो मास प्रोड्यूस्ड कार था जो हेनरी फोर्ड के द्वारा। तो फोर्ड तो इसमें तो बहुत अच्छा था, लेकिन दिक्कत किनको था? कार तो बन रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था अच्छा, लेकिन वर्कर्स को तो बहुत दिक्कत हो रहा था। वर्कर्स को उतने स्ट्रेस में काम करना पड़ रहा था और वर्कर्स को बहुत ही स्ट्रेस हो रहा था, तो इतना चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करना पड़ रहा था। तो सो दे क्विट इन लार्ज नंबर्स, तो बहुत लोग तो छोड़ दिए। और इसलिए फोर्ड ने क्या किया, जो हेनरी फोर्ड जो ने डबल मतलब कि डेली वेज को डबल द डेली वेज टू $5 इन जनवरी, मतलब उनका जो डेली वेज था उनको 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया, ताकि लोग भागे नहीं काम करके। और हेनरी फोर्ड ने जैसे ही डबल कर दिया, और हेनरी फोर्ड ये मानते हैं कि भले ही हमने कॉस्ट को डबल कर दिया, लेकिन ये कॉस्ट कटिंग का बेस्ट डिसीजन है, ये मानते हैं। अब कॉस्ट डबल, पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कॉस्ट कटिंग का बेस्ट डिसीजन है। तो क्यों बोला ऐसा? क्योंकि भले ही कॉस्ट डबल कर रहे थे, लेकिन उनका कार तो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा, कार बहुत तेज़ी से बनने लगे, तो वो मेकअप कर जा रहा था वहाँ पे, मतलब बहुत तेज़ी से लोग काम करते थे बिना रुके हुए। तो इसीलिए यहाँ पे यूएस वगैरह में ये मेथड को यूज़ किया गया, लिख लीजिएगा, असेंबली लाइन मेथड को इसको यूज़ किया गया था। फास्ट यहाँ पे कार प्रोडक्शन वगैरह जल्दी से होने लग गया। अब यहाँ पे अगर बात करें कि देखिए कार प्रोडक्शन यूएस में रोज फ्रॉम 2 मिलियन, अब ये देखा देखी क्या हो गया कि आसपास के जो जगह हैं वो लोग भी इस मेथड को फॉलो करने लगे। देखिए फोर्ड की जो प्रैक्टिस थी स्प्रेड कहाँ चला गया, यूएस में और यूरोप के अंदर में भी चला गया, तो वो लोग भी इस चीज़ मेथड को फॉलो करने लगे। कौन सा मेथड? असेंबली लाइन मेथड को। अब मास प्रोडक्शन क्या होता था, सस्ता चीज़ बन जाता था, मतलब ज़्यादा आउटपुट होगा तो सस्ता ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कार प्रोडक्शन जो यूएस के अंदर में जो था वो 2 मिलियन से बढ़ के कितना हो गया, 1919 हो गया, 2 मिलियन इन 1919 टू 5 मिलियन हो गया 1929 में, मतलब 2 मिलियन से बढ़ के 5 मिलियन हो गया। अगर देखिए कितने साल के, 10 साल के गैप के अंदर में। इसके अलावा क्या हो रहा था कि लोग मतलब कि चीज़ें ज़्यादा खरीदने लग गए थे, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ये सब चीज़ें ज़्यादा खरीदने लग गए थे। और ये सब देखिए डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, ये सब भी बढ़ गया था, और जिसकी वजह से क्या हो गया, इकोनॉमी में एक तरह से तेज़ी पकड़ लिया, मतलब कि कंस्ट्रक्शन में, घर बनाने में, फाइनेंशियल और ये सब चीज़ें भी तेज़ी से पकड़ रहा था। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ 1920s, मतलब कंज्यूमर गुड्स का भी ज़्यादा हो रहा था और घर बनाने भी जो लोग तेज़ी से घर वगैरह बनाने लग गए थे। तो इस तरह से मतलब कि रिकवरी बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सिम क्रिएट ए साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट, और जितना ज़्यादा लोग घर बनवाएंगे तो ज़्यादा जॉब भी मिलेगी, मतलब काम करने के लिए ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए और लोगों की इनकम भी अच्छी हो गई। और 1923 में यूएस रीएज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकेम लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर, मतलब 1923 में यूएस क्या बन गया, एक लार्जेस्ट लैंडर बन गया, मतलब दूसरे जगह पे देने वाला, मतलब कि। और यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स ऑल्सो बूस्टेड, यूएस के इंपोर्ट से और पैसा का एक्सपोर्ट वगैरह करने से यूरोपियन रिकवरी भी, यूरोप के जो यूरोपियन कंट्रीज़ की भी रिकवरी बहुत तेज़ी से हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन, तो इसका कारण क्या था ग्रेट डिप्रेशन का? तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन डिप्रेशन आने का जो मेन कारण था वो क्या था, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। मतलब क्या हो गया था कि और उसकी प्राइस गिर गया था, मतलब एग्रीकल्चर का बहुत तेज़ी से, मतलब कि एक तो ये हो गया था मतलब सब जगह ये डिप्रेशन आया। और इसमें क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एग्रीकल्चर प्राइसेस वाज ग्रेटर मोर प्रोलॉन्ग्ड देन दैट द प्राइस इन इंडस्ट्रियल गुड्स, मतलब प्राइस तो सबका गिरा था, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरा था किसमें, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। और इसका कारण बहुत सारा कारण था, तो पहला मेन कारण आप ये लिखिएगा कि डिप्रेशन आने का क्या कारण था, तो यहाँ से लिखिएगा, फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। और इसमें ये क्या होता है कि जैसे कि खेती बहुत ज़्यादा लोग करने लग गए थे, और खेती जब ज़्यादा होगा, किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस क्या होगा, गिरेगा। तो प्राइस गिरने की वजह से क्या हो गया
कि वहाँ के जो किसान थे वो और ज़्यादा खेती मतलब कि और ज़्यादा एग्रीकल्चर करने लगे। सोचे कि भले ही मुझे 2 रुपये ही मिले, लेकिन जो भी प्राइस मिले तो हम और ज़्यादा करेंगे तो वो मेकअप कर जाएगा। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट पूरा फ्लडेड हो गया, मतलब इतने गुड्स हो गए हैं कि सब सब अगर प्रोडक्शन बढ़ ही गया तो कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा, तो गुड्स तो सड़ेंगे ना। फार्म प्रोड्यूस रोटेड, लैक ऑफ बायर्स, मतलब कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा, तो इसकी वजह से प्राइस और गिर गया। तो पहला पॉइंट ये लिखिएगा, एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, ये कारण था। और दूसरा ये कारण था कि 1920s में बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, अमेरिका मतलब यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे। किसके लिए? वो लोन्स के ऊपर, मतलब वो लोग यूएस से लोन लेते थे और वो अपना जो भी खर्च वगैरह है वो सब उसमें यूज़ करते थे, मतलब लेंडर्स वगैरह को। लेकिन यूएस बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डर गया वो देख के कि लेंडर्स जो थे वहाँ के वो बहुत ज़्यादा डर गए, मतलब डिप्रेशन को देख के। और पहले ही हाफ ऑफ 1928 इन्होंने क्या किया कि जो पहले लोन देते थे, देखिए $1 बिलियन इन लोग देते थे लोन, लेकिन एक साल के बाद में कितना हो गया, 1/4 पे आ गए, 1/4 पे आ गए, मतलब 1/4 हो गया, लोन देना ही बंद कर दिए। और तो मेन ये कारण था कि सेकंड पॉइंट ये लिखिए कि यूएस ने विड्रॉ कर दिया था लोन्स वगैरह लेंडिंग करने के लिए, लोन देना ही बंद कर लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप की जो बहुत सारे मेजर बैंक्स थी और वहाँ की जो करेंसी थी, जैसे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग वगैरह, ये सब भी क्या हो गई, वो सब कोलैप्स कर गई करेंसी वगैरह। अब यूएस ने क्या किया कि अपना प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इकोनॉमी को उन्होंने क्या किया, यूएस ने अपना इंपोर्ट को ड्यूटी को डबल कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को डबल कर दिया। तो वो एक और दिक्कत हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो यूएस के ऑल्सो यूएस वाज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड बाय डिप्रेशन, यही बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। जैसे जैसे प्राइस गिरता गया तो यूएस बैंक हैड ऑल्सो स्लैश डोमेस्टिक लेंडिंग, मतलब ये क्या हो रहा था कि यूएस के जो बैंक थे ना, तो वो पैसा देते थे लोगों को, तो उसमें भी मना कर दिया, मतलब कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं, मतलब कि। और पुराना जो पैसा दिए हुए थे वो सब रिकवरी करना चाह रहे थे यूएस के जो बैंक थे। अब किसान के पास तो पैसा बचा नहीं था, तो अपना कोई घर मतलब बेच रहे हैं, फार्म कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, मतलब उनकी हार्वेस्ट फसल बिकती नहीं थी, हाउस होल्ड्स वर रूइंड एंड बिजनेस सबका ठप पड़ गया। अब जिनका ठप पड़ गया तो जो नहीं चाह रहे थे तो उनसे ज़बरदस्ती किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि आप अपने किसी तरह से मुझे पैसा लौटाओ, मतलब यूएस की। फोर्स टू गिव अप देयर होम्स, मतलब घर दो, घर छोड़ दो, या कार दे दो अपना, या कंज्यूमर कुछ भी ड्यूरेबल आइटम्स है वो सब वापस करके उनसे लोन मांग रहे थे जो ये लोग दे रखे थे, मतलब यूएस के अंदर में। और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन नतीजा ये हुआ, एक अल्टीमेटली यूएस की भी बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स कर गई। क्यों कोलैप्स कर गई? उसका रीज़न ये था कि यूएस ने इतना ज़्यादा लोन दे रखा था सब लोग को और उतना रिकवर ही नहीं कर पाया, लोन रिकवर ही नहीं कर पाएगा तो फिर लोग को पैसा कहाँ से देगा जो। और तो उसकी पूरी बैंकिंग सिस्टम ही बंद हो गई, मतलब कि कोलैप्स कर गई। और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटर्स को कैसे देंगे वो लोग, है ना। तो बहुत सारे बैंक करप्ट हो गए और उनको बंद करना पड़ा। अगर देखा जाए तो 1933 में 4000 बैंक्स बंद हो गए और इन 1929 टू 1932 में अबाउट 1,10,000 कंपनीज हैड कोलैप्स, मतलब 1,10,000 कंपनी भी बंद हो गई। अगला जो टॉपिक है इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, इसका मतलब ये है कि इंडिया पे क्या असर पड़ा इस डिप्रेशन का। तो देखिए डिप्रेशन क्या था कि इंडियन ट्रेड पे भी अफेक्ट किया और इसके अफेक्ट से जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था और इंपोर्ट था वो नियरली क्या हो गया, हाफ हो गया। 1928 से 1934 के बीच में आधा हो गया। और प्राइसेस था वो भी बहुत ही गिर गया। बिटवीन 1928 टू 1934 वीट प्राइसेस 50% गिर गया, मतलब 50%, सीधा हाफ हो गया। और सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट किस पे हुआ? पीजेंट्स के ऊपर हुआ, फार्मर्स है और ये सब जो अर्बन डवेलर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइस बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। तो इसके अलावा जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जूट प्रोड्यूसर है बंगाल का, अगर वो क्या कर रहे हैं कि जूट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और जूट से क्या बनाते हैं वो लोग, एक बैग बनाते हैं, किस तरह का, गनी बैग्स बनाते हैं। लेकिन अगर गनी बैग्स का एक्सपोर्ट कोलैप्स हो जाएगा तो प्राइस जूट का भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ गनी बैग्स का तो प्राइस भी क्या होगा, गिर गया। कितना? 60% के लिए। तो पीजेंट्स जो उम्मीद लगाए हुए थे कि उनको अच्छा पैसा मिलेगा तो उनको वैसा कुछ हुआ नहीं। तो ये भी एक कारण, मतलब कि वो भी पूरे और डेब्ट में चले जाते हैं, कर्ज में चले जाते हैं।
तो यहाँ पे एक लाइन भी लिखा हुआ है कि ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, कॉस्ट एंड डेप्थ्स ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट डैश्ड। When you have spent all your money and got the crop of the ground, traders sitting at home will pay only 5 amount। को समझ में आ गया होगा, ये बोल रहा है कि आप जितना ज़्यादा ब्रदर जूट उगाओ और इस उम्मीद में लगाओ कि आपको अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन कर्ज वगैरह में डूब के चले जाओगे और जब आपको सब आपकी उम्मीद क्या हो जाएगी, आपकी उम्मीद पे पानी फिर जाएगी, मतलब उम्मीद गेट डैश्ड। व्हेन यू स्पेंड, पूरे पैसा आप खर्च कर दोगे और सिर्फ 5 रुपये मिलेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इसके मतलब सबसे ज़्यादा इसमें ये बताना चाह रहा है कि अफेक्ट किस पे पड़ा, पीजेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट पड़ा। अब इसमें क्या हो रहा था कि पीजेंट्स पे तो अफेक्ट पड़ा, अब पीजेंट्स को क्या करना पड़ा था, रेंट वगैरह भी देना है, तो वो लोग कर्ज में थे, तो वो क्या करते थे, जितने भी मॉर्गेज सेविंग्स वगैरह है, ज्वेलरी गहना वगैरह, प्रीशियस मेटल्स, ये सब बेच के ही क्या करते थे, वो अपना खर्च का भरपाई कर रहे थे। और इन्होंने फिर इसमें एक चीज़ है, एक इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमिस्ट, इनका नाम है जेएम कीन्स, जॉन मैनर्ड कीन्स। उन्होंने मानते हैं कि जो इंडिया का जो गोल्ड एक्सपोर्ट था वो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत ही मदद किया। लेकिन ऐसा कुछ हद तक सही है, मतलब कि दे सर्टेनली हेल्प स्पीड अप ब्रिटेन की रिकवरी में अच्छा हुआ है, मतलब कि रिकवरी अच्छा हुआ, लेकिन इंडियन पीजेंट्स को उससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और इसी के बाद से महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में। अब इसमें ये लिखना है डिप्रेशन लेस ग्रीम ऑफ अर्बन इंडिया, मतलब कि जो शहरी क्षेत्र में रहते थे तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब देखिए, जिनकी अगर प्राइस गिर रहा है कोई चीज़ का और इनकम सैलरी फिक्स आ रही है, किसी की मंथली सैलरी आ रही है, तो उनको ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। से टाउन डवेलिंग लैंड ओनर्स हु रिसीव्ड रेंट्स, जिनको रेंट मिल रहा है, मिडिल क्लास जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। एवरीथिंग कॉस्ट लेस, तो ज़्यादा इफेक्टेड इसमें कौन हुए, तो पीजेंट्स लोग। अगला जो टॉपिक है रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा, ये सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग 20 साल के बाद लड़ा गया था। वो किसके बीच में हुआ था, तो इसकी ये फॉर्ट बिटवीन एक्सिस पावर्स, तो याद कर लीजिएगा एक्सिस पावर्स, जिसमें कौन कौन था कंट्री, नाजी जर्मनी, जापान और इटली, और अलाइज कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस। तो एक साइड ये कंट्रीज थे और दूसरे साइड ये थे। और इसमें क्या था, 6 साल तक इट वॉज अ वॉर वेज्ड फॉर 6 years ऑन मेनी फ्रंट, और बहुत सारे प्लेसेस में लड़ा गया, और ये हर तरह से लड़ा गया, मतलब लैंड से, सी से, एयर से, और इसमें भी डिस्ट्रक्शन बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ था। इसमें अप्रॉक्स 60 मिलियन लोग मारे गए थे, अगर बोले तो 3% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन मारे गए थे 1939 के, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोग अफेक्ट हुए थे, मिलियंस वर इंजर्ड, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। और इस वॉर में डिफरेंस ये था कि ज़्यादा सिविलियंस लोग मारे गए थे, पहले वाले में सोल्जर्स लोग ज़्यादा मारे गए थे, लेकिन ये वॉर में सिविलियंस लोग ज़्यादा मारे गए थे। और इसका जो असर है अलग अलग पार्ट्स में, यूरोप में, एशिया में और अलग अलग सिटीज़ में देखा गया, और बहुत सारा सिटीज़ तबाह भी हुआ, एरियल बम्बार्डमेंट हुआ और आर्टिलरी अटैक किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारा। लेकिन इन सब लड़ाई के बाद से दो जो मेन जगह था वो वापस से रिकवर कर गया, जैसे 2 क्रूशियल इन्फोसेप्ड पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन। जो पहला ये था यूएस इमरजेंस डोमिनियंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और दूसरा जो था सोवियत यूनियन। ये दोनों वापस से अपना रिकवर कर गया इसके बाद से। द सेकेंड वॉज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। It made a huge sacrifice to defeat Nazi Germany and transformed itself from a backward agricultural country, मतलब ये सोवियत यूनियन एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर कंट्री था, into a world power during the very years and when the capitalist world was trapped in the Great Depression। अगला जो टॉपिक है पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आप याद कर लीजिए, 2 इनके ट्विंस माने जाते हैं, एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। तो ये याद कर लीजिएगा, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के 2 इनको ट्विंस भी बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो ये इंस्टीट्यूशंस क्या था, तो देखिए इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने 2 लेसन्स ड्रॉ किया आफ्टर वॉर के अपने एक्सपीरियंस से। पहला उन लोगों ने इकोनॉमिस्ट जो इन लोगों ने बोला कि जैसे कि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजम्पशन। अगर इंडस्ट्रियल सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाएगा जब तक किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा
है ना। कंजम्पशन बढ़ेगा तभी तो प्रोडक्शन फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिलेंगे, और एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। स्टेबल इनकम्स ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टीडी फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो इसका ये एक कारण है। और इसमें सेकंड जो लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट ये लिखना है आपको कि कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, कंट्री का जो इकोनॉमिक लिंक्स होना चाहिए बाहर के साथ भी होना चाहिए। और गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लोगों को तभी मिल सकता इफ़ गवर्नमेंट हैड द पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड्स, अगर गवर्नमेंट के हाथ में पावर दिया जाए कि गुड्स के फ्लो को वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, कैपिटल और लेबर के फ्लो को वो कंट्रोल कर सके। तो आपको अगर समरी बताएं इसका कि मेन ये क्या था, तो ये इंस्टीट्यूशंस इसलिए था कि जो लड़ाई के बाद से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ही लिया गया था, और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिले इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, मतलब लोगों को फुल टाइम जॉब मिल जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखे। तो इसीलिए क्या हुआ था ये याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, UNMFC, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था जुलाई 1944 में एट ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर इन USA में ये हुआ था। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या हुआ था, दो चीज़ को इस्टेब्लिश किया, एक IMF जो आपको पहले ही बता दिया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था, टू डील विथ एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट्स, जो कमी होता है ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। और दूसरा इन्होंने इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक के भी नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड बैंक क्यों सेटअप किया गया था, क्योंकि लड़ाई फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब पैसे वगैरह को फाइनेंस करने के लिए ये सेटअप किया गया था वर्ल्ड बैंक। और IMF और वर्ल्ड बैंक को ही ब्रेटन वुड के ट्विंस भी बोले जाते हैं। इसके अलावा क्या था कि जो पहले जो एक्सचेंज रेट्स वगैरह यूज़ होता था, एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे कि हम जैसे इंडिया करेंसी को वहाँ भेज रहे हैं तो एक फ़िक्स उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब डॉलर में कन्वर्ट करना है इन सब चीज़ को। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम लिंक नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी, ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट, मतलब उस समय क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, मतलब हम इंडियन करेंसी को डॉलर में करें कुछ फिक्स एक्सचेंज रेट लगेगा। नेशनल करेंसीज फॉर एग्जाम्पल इंडियन रुपी पेग टू द डॉलर एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, द डॉलर itself was anchored to gold at a fixed price of $35 per ounce of gold। तो मेन आपको इस टॉपिक से आपको मेन वही दो इंस्टीट्यूशंस है, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में जानना है, और इनको ट्विंस बोलते हैं, ये सब पूछ सकता है। और आपसे अगर पूछे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, तो IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्क्राइब करके इनका फंक्शंस लिख देना पड़ेगा। देखिए अगला जो टॉपिक है, डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कॉलोनियल रूल ख़त्म हो गया। भले ही कॉलोनियल रूल ख़त्म हो गया, जैसे कोई कब्जा किया हुआ था तो वो सब ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके देखिए ओवर नेक्स्ट 22 डिकेड्स, मतलब 20 साल के बाद भी बहुत सारे पार्ट्स में उसका असर देखा गया था। एशिया, अफ्रीका, मतलब इमर्जेस फ्री इंडिपेंडेंट नेशन, दस दे वेर हाउएवर ओवरबर्डन, मतलब गरीबी, लैक ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ सब हैंडीकैप्ड हो गया था लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कॉलोनियल रूल के लिए। लंबे पीरियड्स तक कॉलोनियल रूल के बाद वो सोसाइटीज़ वगैरह क्या हो गया था, हैंडीकैप्ड हो गया था। तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो था डिज़ाइन किया गया था कि मीट करने के लिए फाइनेंशियल नीड्स को इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के लिए। दे वर नॉट इक्विप्ड टू कोप विथ चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन फॉर्मर कॉलोनीज़, मतलब उनको उतना नहीं था कि उन सब से वो कोप अप कर सके, चैलेंज ऑफ पॉवर्टी और लैक ऑफ डेवलपमेंट हुआ फॉर्मर कॉलोनीज में। बट एज यूरोप एंड जापान, लेकिन यूरोप और जापान क्या था, उन्होंने अपनी इकोनॉमी तो तुरंत रिगेन कर लिया था, रीबिल्ड कर लिया था। तो यूरोप और जापान अपनी इकोनॉमी को तुरंत रीबिल्ड कर लिया, तो IMF और वर्ल्ड बैंक को फिर शिफ्ट करना पड़ा। मतलब इन लोगों ने अपना सोचा कि ये लोग तो तुरंत अपना रीबिल्ड कर लिया, तो ये इन लोगों ने क्या किया, अपना फोकस को शिफ्ट कर लिया किसकी ओर, तो सोचा कि जब ये बिल्ड कर लिया तो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो इससे कुछ लेगा ही नहीं पैसा वगैरह, जापान और यूरोप, तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम शिफ्ट कर लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए शिफ्ट हुआ, लेकिन इसके अलावा भी क्या हुआ कि
देखिए इस पे लिखा हुआ है कि इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, बहुत सालों के बाद डीकोलोनाइजेशन के बाद जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स था स्टिल कंट्रोल्ड वाइटल रिसोर्स, मतलब पहले वाले जो कॉलोनियल जो पावर्स थे वो मेन रिसोर्स को कंट्रोल कर रखे थे, बहुत सारे जो वाइटल रिसोर्स थे उन सब पे वो लोग कंट्रोल कर रखे थे। तो इसमें क्या हो रहा था कि एट द सेम टाइम, देखिए यहाँ लास्ट पैराग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है कि G77, तो ये पूछ सकता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का उनको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था कि फास्ट ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज़ और इन 1950s में और 1960s में, इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उन्होंने एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया था, मतलब जिसको बोलते हैं G77। G77 पूछेगा तो लिखिएगा ग्रुप 77। ये क्या था, मतलब कि कुछ 77 कंट्रीज़ ने मिल के एक ग्रुप बनाया था और इन लोगों ने डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये भी पूछता है NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इन लोगों ने डिमांड किया था। इसमें क्या था न्यू NIEO में कि उन लोगों ने बोला था कि उनको इन कंट्रीज़ को रियल कंट्रोल दिया जाए उनके नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि ये दूसरे कॉलोनियल रूल या दूसरे कंट्री वाले उस पर रिसोर्सेज पे कंट्रोल ना करें, और उनको ज़्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंट दिया जाए, उनके फेयरर प्राइस दिया जाए रॉ मटेरियल्स के लिए, और बेटर एक्सेस फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़ मार्केट्स के लिए। तो वो अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चाह रहे थे, ये बनाए थे NIEO। तो लास्ट टॉपिक है इस बुक का, इस चैप्टर का, एंड ऑफ द ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भले ही स्टेबल और रैपिड ग्रोथ, नॉट ऑल वाज वेल इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड, मतलब डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ के बावजूद भी सब चीज़ अच्छा नहीं था पोस्ट वॉर वर्ल्ड में। 1960s में राइजिंग कॉस्ट ऑफ हिज ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड द US, मतलब जिसकी वजह से US के जो फाइनेंस थे एंड कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को वीकेन कर दिया, और US डॉलर जो था उसका जो कमांड नहीं रहा। जो पहले क्या था, वो एक US डॉलर प्रिंसिपल करेंसी था, अब वो प्रिंसिपल करेंसी के रूप में उसका कमांड नहीं रहा, और वो क्या कर रखा कि इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड, और US डॉलर क्या था, अपने वैल्यू को मेंटेन नहीं कर पाया इन रिलेशन टू गोल्ड, और जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका जो फिक्स एक्सचेंज रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स में कन्वर्ट हो गया। और फ्रॉम 1970s में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो चेंज इन इम्पोर्टेंट वेज। अर्लियर क्या था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ कुड टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर लोन। डेवलपिंग कंट्रीज़ किससे लोन के लिए मांगती थी पैसा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब उनको क्या बोला जाता था, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स किया जाता था कि आप बोरो कीजिए पैसा, किससे, वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स के और प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। दिस लीड टू पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जिसकी वजह से क्या हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस हो गया, और लोअर इनकम्स एंड इंक्रीज पॉवर्टी एंड स्पेशली इन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये रहा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूँ जिसके पूछे जाने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ रिंडर पेस्ट इन अफ्रीका इन 1890s में। रिंडर पेस्ट का क्या इफेक्ट हुआ था, तो रिंडर पेस्ट से क्या होगा, 90% कैटल मारे गए थे, ये लिख दीजिएगा। लॉस ऑफ कैटल की वजह से अफ्रीकन के लाइवलीहुड को नुकसान पहुँचा था, उनके जीवन यापन में दिक्कत हो गया था, और प्लांटर्स, माइन ओनर्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या कर लिए थे, सक्सेसफुली मोनोपोलाइज कर लिए थे। आपको बता चुका था वहाँ पे जो बचे कुचे जो थे रिसोर्स उनको मोनोपोलाइज कर दिए थे, और अफ्रीकन्स को ज़बरदस्ती फोर्स की, अब वो फोर्स हो गए थे कि लेबर मार्केट में वो काम कर सके। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द 3 इफेक्ट्स ऑफ स्क्रैपिंग कॉर्न लॉज इन ब्रिटेन। कॉर्न लॉज को हटाने के बाद क्या क्या इफेक्ट हुआ ब्रिटेन में, तो आपको बताया था पहले ही कि कॉर्न लॉज के हटाने के बाद क्या हुआ, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी। जब कॉर्न लॉज हट गया तो ब्रिटेन के अंदर में बहुत सस्ता फूड आने लग गया। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विथ इम्पोर्ट्स, और ब्रिटिश के किसान जो थे ब्रिटेन के वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे, बाहर से इतना सस्ता चीज़ आ रहा था, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, वास्ट एरिया ऑफ लैंड नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, और बहुत सारे ज़मीन को उन लोगों ने खाली छोड़ दिया, खेती ही नहीं की। और बहुत सारे इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वो सब माइग्रेट कर गए इधर उधर की जगहों पे काम के तलाश में, तो ये सब लिख दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर दैट माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 2019 में पूछा गया था, तो आपको बताया था कि वहाँ का कंडीशन उनका अच्छा नहीं रहता था, उनको फॉल्स प्रॉमिस करके ले जाया जाता था। तो ये सब पॉइंट्स में लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे? दे वर बॉन्डेड लेबर्स हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ टाइम के लिए उनको हायर किया जाता था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन लेबर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन इन माइंस, रोड्स एंड रेलवेज प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग जाते थे। और दे वर हायर्ड एंड प्रोमिस्ड टू रिटर्न ट्रेवल टू इंडिया आफ्टर 5 years ऑफ वर्क। और ये कहाँ कहाँ जाते थे? यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई एरियाज ऑफ तमिलनाडु। और इनका मेन डेस्टिनेशंस कहाँ था? माइग्रेंट्स का कैरेबियन आइलैंड्स, ट्रिनिडेड, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, ये सब लिख लीजिएगा। और कुछ लोग तो अब तमिल माइग्रेंट्स कहाँ जाते थे? सेलोन और मलाया। तो इन सब में से आप लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि यूएस इकोनॉमी कैसे रिज्यूम किया? हाउ हैड द यूएस इकोनॉमी रिज्यूम इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। यूएस इकोनॉमी कैसे रिज्यूम किया? तो पहला टेक्निक कौन यूज किया था? मास प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पे मास प्रोडक्शन होने लगा 1920s में। और वह बताया था आपको कि हेनरी फोर्ड जो थे उन्होंने असेंबली लाइन मेथड यूज़ किया था, जो कार का बताया था। और पहला कार जो बनाया था टी मॉडल, ये सब लिख देना होगा। पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन was the car manufacturer Henry Ford. He adopted assembly line of Chicago slaughterhouse to his new car plant in Detroit, and mass production lowered the cost and prices of engineering goods, जिसकी वजह से प्राइस भी सस्ता हो गया। More workers could afford to purchase durable goods. The housing and consumer boom of 1920s created the basis of prosperity. तो ये सब पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के बारे में 2020 में आ चुका है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस इन अ पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेटलमेंट। तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस आप रफली ये समझ लीजिए कि वो कंडीशंस को ठीक करने के लिए सेटअप किया गया था। दो इंस्टीट्यूशंस जो बताया था, IMF और वर्ल्ड बैंक, जो लड़ाई के बाद से। तो ये सब पॉइंट्स लिख देना है आपको उन्हीं सब के लिए। इट इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, मतलब ट्रेड में ग्रोथ हो, इनकम हो फॉर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ग्रू हो, मतलब ट्रेड अच्छा हो, इनकम लोगों का बढ़े, इनकम ऑफ पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज ग्रू। द ग्रोथ वाज स्टेबल विदाउट फ्लक्चुएशंस, मतलब ग्रोथ भी अच्छा हो, कोई इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं रहे। एम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हो जाए? कम जाए। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस्ड एंड देयर वाज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज। तो इनमें से कोई भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो अगर आप वीडियो ठीक से सुने होंगे तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड क्या है? अगर आप वीडियो सुनेंगे तो उसका कमेंट में नीचे हमें आंसर लिख के बताएं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सबको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल लूँगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।